हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बेटा सबको? सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से। राम राम बेटा, क्या हाल चाल? राधे राधे बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम ऑल गुड। गुड मॉर्निंग। ऑल फाइन बेटा, ऑल फाइन। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गर्मी यार भैया चल ही रही है बेटा, गर्मी से राहत तो बारिश नहीं आ रही यार। आपके यहाँ अलीगढ़ में? अरे सर, अयोध्या में बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग। अयोध्या में बारिश हो रही है सर। तगड़ी बारिश हो रही है? भरा हुआ है। अरे बाप रे। अरे यार गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, ये अयोध्या में बारिश जैसे होती है तो पानी वानी पूरा भर जाता है, या चूंकि डेस्टिनेशन है बहुत सारे लोग आते हैं तो अच्छी व्यवस्था है, या मतलब नहीं है उतनी अच्छी व्यवस्था? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं है। अरे यार, पानी भरे हैं। पानी भर गए हैं? पानी भरे। यस सर। अरे यार, तभी तुम लोग इस बार वोट वोट नहीं दिए हो क्या? चलो तो बात तो सही। चलिए बच्चों बैठ जाइए जल्दी से। अच्छा जो बारिश हो रही तो गर्मी से कुछ राहत है आप लोगों को? चल चलिए चलिए बड़े। हर मौसम, हर मौसम के अलग चैलेंजेस हैं। हाँ बोलिए बेटा। That is given by f is equal to minus 2 into 10 to the power 5t. Whereas f in a Newton at t in second, the force on bullet becomes 0 as soon as it touches the barrel. What ओके, is the average impulse imparted to the bullet? एवरेज क्या पूछा बेटा? Impulse पूछा है। एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट पूछा है। Yes sir. और समय कितना दिया है बेटा? समय कुछ दिया है क्या? टाइम नहीं दिया, वो f दे रखा है 600 minus 2 into 10 to the power 5. सिक्स, एक सेकंड में लिख लेता हूँ ना। थोड़ा मुझे बता देना और क्या क्या दिया है, तो हम लोग फिर आगे बढ़े। मतलब फोर्स कितना दिया? 600। 600 minus 2 into 600 माइनस टू इंटू 10 के पावर 5 ऐसा टी। ये फोर्स है आपके पास है ना? हाँ फिर अब सवाल पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है? that is fired from a gun. The force on the ठीक है। second. हाँ हाँ Force on the become 0 as the barrel हाँ। or is impulse imparted to the bullet. ठीक है, तो देखिए बेटा कि फोर्स की वैल्यू इतनी गिवन है है ना? और बोला है कि फोर्स जीरो हो जाता है जैसे बुलेट जो है, आप गन फायर करते हो तो गन फायर करते हैं टी बराबर जीरो पे, है ना? क्योंकि गन जब फायर करोगे तभी फोर्स लगेगा, तो टी बराबर जीरो पे आपने गन से बुलेट को फायर कर दिया, और मान लो कुछ समय टी के बाद जो बुलेट है वो गन के बैरल को छोड़ देती है। तो देखिए जैसे ही जिस समय पे बैरल को छोड़ेगी बुलेट, उस समय बुलेट पे फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि गन बुलेट पे तभी तक फोर्स लगाएगी जब तक बुलेट गन के अंदर है। तो फोर्स जीरो कर दीजिए, जीरो कर दीजिए फोर्स को, तो ये बन जाएगा 600 माइनस 2 इंटू 10 के पावर 5 टी। तो यहां से बेटा सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 के पावर 5 सेकेंड। बच्चों बस एक एक 30 सेकेंड्स में लूंगा, एक बच्चे का थोड़ा सा सवाल है। तो इतने समय में जो है बुलेट गन से निकल जाएगी, ठीक है ना? अब उसके बाद सवाल में कहा है कि बताइए गन ने बुलेट को कितना इंपल्स इंपार्ट किया है। तो इंपल्स का फॉर्मूला बेटा आप सब जानते हो, इंपल्स बराबर होता है, अगर फोर्स वेरिएबल है, यहां तो देखिए फोर्स समय के साथ चेंज हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन एफ डी टी लगाना पड़ेगा। तो बेटा आप ये एफ है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 600 माइनस 2 इंटू 10 के पावर 5 टी डी टी, ठीक है।
और समय रखना पड़ेगा बच्चों 0 से लेकर ये जो समय निकाला है ये रखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर ये लिमिट रखनी पड़ेगी, तब जाके आ जाएगा आपके पास कि बुलेट को कितना इंपल्स मिला होगा। ठीक है बेटा, बच्चों जिन्होंने पूछा था कुछ, क्या बेटा? हाँ हाँ, कुछ नहीं, आपके नोट्स में रहेगा, आप 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हाँ? बढ़ चले आगे, निकाल लोगे ना आप नोट से? ठीक, चलिए बच्चों, तो कल की क्लास में बेटा मैं, हाँ, कल की क्लास में मैं आपको बेटा वो पढ़ा रहा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने बताया था बच्चों। अगर आपके सामने बहुत एक बेसिक सा सवाल मैं लेता हूं, है ना, शायद आप लोगों से पहले भी पूछा हो। मान लीजिए बच्चों, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है मैंने, ग्राउंड में बच्चों एक ऑब्जेक्ट रख दिया है कुछ इस तरह से। इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए बेटा m है। अब देखो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, हालांकि मैंने नॉर्मल और ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोग पहले पढ़ के आए होगे, तो तुमको आइडिया होगा इन सब चीजों का। तो मान लीजिए बच्चों, इस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है mg, और नॉर्मल रिएक्शन बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, चूंकि ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल बराबर mg के होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या नॉर्मल और mg यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं है? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्या कर रखा है? हाँ आ रही आवाज बेटा, बोलिए। अच्छा, एक्ट ऑन सेम बॉडी है ना सर? एक्ट ऑन सेम बॉडी है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे बेटा, नहीं बनेंगे? नो सर। अच्छा, नहीं बनेंगे। तो मुझे अब दो फोर्सेस हैं बेटा हमारे पास। अच्छा, ये सबको चलिए, मेरे हिसाब से सूरज आपने आंसर दिया ना? हाँ, तो इन्होंने आंसर दे दिया कि सर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन मुझे बता देंगे, अलीगढ़ पाठशाला से कोई बेटा बता पाएगा रीजन, एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं है? अलीगढ़ पाठशाला, जल्दी से बेटा, कोई भी बच्चा जिसको रीजन क्लिक कर गया होगा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, हाँ बोलिए। क्योंकि सर ये दोनों एक ही बॉडी को देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड जीशान, वेरी गुड जीशान नाम है आपका? नवाजिश नवाजिश नवाजिश, वेरी गुड नवाजिश। तो बिल्कुल सही है कि नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी बराबर है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट लग रहे हैं। कल का बच्चों अगर आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने बोला था कि अगर आप दीवार पे पंच करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए पंच आपका बेटा एक्शन है, तो दीवार पे फोर्स लग गया 100 न्यूटन, लेकिन इसका रिएक्शन आपके हाथ पे लगेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन बैकवर्ड। कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकते, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब मुझे सोनीपत पाठशाला से कोई बेटा बता दो कि अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है तो ग्रेविटी का रिएक्शन किस पे लग रहा होगा? इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा? सोनीपत पाठशाला से कोई बताना चाहेगा? सोनीपत अपने बैच में नहीं है क्या? अरे भैया है ही नहीं। चलिए मथुरा पाठशाला से कोई बता दे, मथुरा पाठशाला से कोई बताना चाहेगा कि mg का रिएक्शन कहां लग रहा होगा? मथुरा पाठशाला, ऑब्जेक्ट पे mg लग रहा है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन किस पे लग रहा होगा? ऊपर लगेगा सर, ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा। किस पे लगेगा बेटा? सरफेस पे तो नहीं होगा। चलिए मुरादाबाद पाठशाला से कोई बताना चाहे। ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा बेटा, ऑब्जेक्ट पे तो mg लग रहा है ना, तो इसका रिएक्शन तो ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता। मुरादाबाद पाठशाला से कोई बताना चाहेगा कि mg का रिएक्शन किस पे लगेगा? ऑब्जेक्ट जिस पर रखा है सर उस पर लगेगा। नहीं। जौनपुर पाठशाला से बच्चों कोई बताना चाहेगा कि इस mg का रिएक्शन किस पे लगेगा? अच्छा ये, अच्छा मैं एक आपको हिंट देता हूं। क्या बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जिन्होंने आंसर दिया कि अर्थ पे लगेगा या ग्राउंड पे लगेगा ऊपर की तरफ, क्या नाम बेटा आपका? सनी देओल, मयंक। हाँ, mg ऊपर की तरफ लगेगा बच्चों, उसका कारण बताता हूं। देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आ रहा होगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा अर्थ की वजह से। अर्थ खींच रही ना इसको mg फोर्स से नीचे,
तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को mg फोर्स से ऊपर खींचेगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आया बच्चों सबको समझ में? ठीक है। अब मुझे बता दो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन का जो रिएक्शन होगा वो किस पे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन सर ब्लॉक में लगेगा, ब्लॉक पे नहीं लग सकता ना बेटा, एक्शन रिएक्शन। मैं फिर से समझाऊंगा। फिलहाल अभी जिन बच्चों को क्लिक कर रहा है, कोई अगर मुझे बताना चाहे, जौनपुर पाठशाला से कोई बताना चाहे कि नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन किस पे लगेगा? ग्राउंड पे लगेगा, डाउनवर्ड। बहुत बढ़िया बेटा। जौनपुर पाठशाला से जिन्होंने आंसर दिया, क्या नाम बेटा आपका? अनिल जी, बहुत बढ़िया अनिल जी। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन बनेगी बेटा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। पहला सवाल जो मैंने पूछा, क्या नॉर्मल, क्या बेटा? किसी लड़की ने जवाब दिया नहीं, दो लोग का शायद मिक्स हो गया होगा, खैर कोई नहीं। शिया, वेरी गुड शिया। तो पहला सवाल बच्चों मैंने आपसे पूछा था कि नॉर्मल और mg ये जो लग रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो उसका आंसर बहुत बढ़िया मिल गया कि नहीं सर, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगते हैं। ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही ऑब्जेक्ट में लगते हुए दो फोर्स हैं। इसका मतलब नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर दो ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। फिर मैंने अगला सवाल पूछा कि ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो मुझे बताओ कि ये जो फोर्स है इसका रिएक्शन किधर लगेगा? तो आप लोगों ने बोला कि सर ये फोर्स ग्रेविटी अर्थ की वजह से आ रहा है, तो इसका रिएक्शन अर्थ पे लगेगा, क्योंकि अर्थ लगा रही है mg इस पे नीचे, तो ये ब्लॉक लगाएगा mg अर्थ पे ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल मैंने पूछा कि अगर ये टेबल है या ग्राउंड है, जो भी मान लीजिए बेटा, अगर ये टेबल ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल लगा रही है, तो ये ब्लॉक टेबल पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों mg एक्शन रिएक्शन है, और ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? ठीक। अब बच्चों कुछ और मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड। तो मैं पहले आपको समझा दूंगा, फिर लिखवा दूंगा। एक एक करके समझते हैं बच्चों। We cannot produce a single isolated force in nature. Forces are always produced in action reaction pair. लिखिए नहीं बच्चों, लिखवाऊंगा मैं आपको। पहले ये समझाऊंगा दोनों पॉइंट, फिर दोनों पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। समझिए क्या कह रहा है कि we cannot produce a single isolated force in the nature. Forces are always produced in the action reaction pair form. देखिए बच्चों, जैसे मैं इसी एग्जांपल को वापस ले जाऊं आपको, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल ग्रेविटी होगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल ग्रेविटी होगा बेटा, इसका रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत। कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन होगा। जैसे mg एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन है, नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक अकेला फोर्स प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए बच्चों, यहां पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहां पे एक चार्ज रखा है माइनस क्यू। बता दो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा बेटा, बिल्कुल। फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे होंगे, सही है ना? अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये ना माइनस ही प्लस पे लगा रहा है, केवल यही फोर्स होगा, केवल यही फोर्स होगा, और इसका पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो गलत है। इसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो भले इस पे ना लग रहा हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि केवल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका कभी रिएक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो गलत है। एक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ में एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जिस पे एक्शन लग रहा होगा उस पे रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, जिस पे रिएक्शन लग रहा होगा उस पे एक्शन नहीं लग रहा होगा। लेकिन हाँ, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पहले पॉइंट का जो मीनिंग है, जो कहना चाह रहा है बच्चों, आप लोगों को क्लियर हुआ है क्या? कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल प्लस क्यू पे ही फोर्स लगेगा, ठीक है, उसका रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। क्या बच्चों पहला स्टेटमेंट आप सबको क्लियर है? बोलिए। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अब समझाने के लिए मैं बोल देता हूं कि जैसे आपने पंच किया, आपका एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन लगेगा आपके हाथ पे, समझाते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये परसेप्शन हो जाता है कि अच्छा, जब एक्शन लगेगा फिर दीवार को पता चलेगा कि उस पर एक्शन हुआ है, फिर दीवार रिएक्शन लगाएगी, तो कुछ ना कुछ टाइम गैप होगा। ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट एक फोर्स लगाओगे आप,
उसी मोमेंट पे उसका रिएक्शन आप पे लगेगा, है ना। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। ठीक है, ऐसा आपके दिमाग में परसेप्शन नहीं होना चाहिए। मैं 2 पॉइंट्स लिखवाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की 2 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, सिंगल आइसोलेटेड, क्या बेटा? ठीक है, देखिए जैसे आप ना M1 ले लीजिए, M1 M2, ठीक है, दो मासेस हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और दोनों का नेचर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर आप ये सोचें केवल कि यार M1 पे ही केवल अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, और M2 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ऐसा गलत है। ठीक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी के ऑपोजिट किसी और पे भी ग्रेविटी लग रहा होगा। जैसे यहां पे अर्थ लगा रही ग्रेविटी नीचे, तो इस ग्रेविटी का रिएक्शन कहीं और लग रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, पर हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि यार ग्रेविटी तो लग रहा है, पर इस ग्रेविटी का रिएक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे लग ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। कभी भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा पेयर में फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा, हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा, लेकिन हाँ वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कॉमा, we will we will always have action reaction pair, we will always have action reaction pair, we will always have action reaction pair। पॉइंट नंबर 2 लिखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, there is no there is no there is no time lag, there is no time lag between action reaction, there is no time lag between action reaction, there is no time lag between action reaction। लिख लिया बेटा, there is no time lag between action reaction। लिख लिया सर। हाँ हाँ हाँ, वही मीनिंग है। तो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज कॉज एंड द रिएक्शन इज इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट इस बोलने का मतलब ये हो जाता है जैसे कि मैं फोर्स करूं तो मैं इसको बोल दूं कॉज है और रिएक्शन इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। कॉज और इफेक्ट तो तब होता ना कि जैसे आप मान लो आप किसी को परेशान करो, है ना, फिर वो थोड़ी देर सोचे, फिर वो आपको परेशान करे, है ना, वो कॉज इफेक्ट हुआ। एक्शन रिएक्शन पेयर कॉज इफेक्ट नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली लगते हैं। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे उसी टाइम पे रिएक्शन आप पे लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप, हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे कब से? ठीक, वी कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेचर में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कोई भी फोर्स होगा हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा।
जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि केवल आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स m1 पे लगेगा और कोई इसका पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, गलत है। कोई भी फोर्स हो नेचर में हमेशा उसका पेयर होगा। जैसे 10 न्यूटन राइट की तरफ है तो किसी और ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन लेफ्ट की तरफ जरूर लग रहा होगा, ठीक है। तो कभी भी आइसोलेटेड फोर्स नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, एक्शन और रिएक्शन के बीच में, हाँ हाँ बिल्कुल, या M2 मान लीजिए, अगर मैं M2 M1 जैसे दो ही ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पिक्चर में नहीं है, मान लीजिए मैं कह दूं कि ये नहीं है और मैं केवल आपको ये बोल दूं कि यार M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, ठीक है। और वो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन राइट की तरफ है तो इसका पेयर 10 न्यूटन लेफ्ट की तरफ किसी और ऑब्जेक्ट पे कहीं पे लग रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट कि कोई गैप नहीं होगा बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही आप एक्शन लगाओगे तुरंत रिएक्शन लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जो पॉइंट है ना, इसकी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कॉज इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्शन कॉज है रिएक्शन इफेक्ट है, क्योंकि कॉज और इफेक्ट के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, टाइम लैग लगेगा। पहले कॉज होगा, फिर जिसपे कॉज हुआ है वो थोड़ा टाइम लेके उसका इफेक्ट शो करेगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर में चूंकि कोई टाइम लैग नहीं होता तो हम इनको कॉज और इफेक्ट नहीं बोलते, ठीक है। बोलिए बोलिए। एक्शन रिएक्शन और कॉज, देखिए कॉज इफेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई चीज करो, है ना, फिर उसका थोड़ी देर बाद इफेक्ट आएगा। जैसे आप 2 साल नीट की तैयारी कर रहे हो, फिर आप एग्जाम लिखोगे, है ना, एग्जाम लिखोगे तो एग्जाम जाके देना आपका कॉज हो गया, फिर थोड़ी देर उसका पेपर करेक्शन होगा, फिर आपका रिजल्ट मिलेगा, तो वो कॉज और इफेक्ट हो गया। तो आपका पेपर लिखना और उसके बाद रिजल्ट आना, है ना, उसके बीच में गैप है, तो पेपर लिखना कॉज हो गया, उसका इफेक्ट हो गया आपका रिजल्ट आना, तो इनके बीच में गैप है, ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट हो गए, है ना। आप जैसे मान लो कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हो, आप उसके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर शो करते हो, कुछ दिनों के बाद वो रिटर्न करेगा, है ना, तो आपका अच्छा बिहेवियर उसके लिए कॉज हो गया, वो जो आपके साथ बाद में अच्छा बिहेवियर करेगा वो इफेक्ट हो गया। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में टाइम लैग है, एक्शन रिएक्शन के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको कॉज इफेक्ट नहीं बोलेंगे। सर जो आपने पहला वाला पॉइंट दिखाया है सिंगल एस्पेक्ट, वो कोई भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे फोर्स, ठीक है। जैसे ये फोर्स है तो इसका पेयर कहीं ना कहीं होगा, या ये फोर्स है तो इसका पेयर कहीं ना कहीं है, अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तुम आप चाहते हो कि मैंने जो लिखवाया था वो रिपीट कर दूं क्या, आप ये बोल रहे हो? यस सर ओके ओके ओके। मैंने ये बोला था कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों कॉमा करके क्या लिखाया था, मैं भूल गया, कोई बताएगा क्या मुझे कॉमा के बाद? दे एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। ये लिखा था सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, हाँ हाँ ऑलवेज रिएक्शन पेयर, देयर इज नो टाइम लैग। हाँ देखिए, तो बच्चा पहले पॉइंट में लिख लीजिए, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कॉमा, forces will always exist in action reaction pair, single isolated force does not exist, forces will exist in action reaction pair। तीसरा पॉइंट, आप थोड़ा सा लिखना बंद कर दीजिए, तीसरा और चौथा पॉइंट करते हैं, फिर ये भी लिखाता हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट बोला एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ स्टेट्स ईदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो बच्चों इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था स्टेशनरी था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, उस पे नॉर्मल लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी का रिएक्शन इधर, नॉर्मल का रिएक्शन इधर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे बोल दूं कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, है ना, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे एग्जिस्ट कर रहे थे वैसे ही एग्जिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उससे एक्शन रिएक्शन पेयर के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट,
एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। एक्शन रिएक्शन पेयर उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी होगा, अर्थ और मून। हाँ, तो कोई भी, जैसे दो मैग्नेट्स रख दो, दो चार्जेस रख दो, दो ऑब्जेक्ट्स रख दो जिनके बीच में मासेस हैं, है ना, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो होता नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैग्नेट का ले लीजिए आप एग्जांपल, है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दूसरा मैग्नेट रख दीजिए, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, जैसे सेम चार्जेस के लिए सेम ग्रेविटेशनल यानी मासेस के लिए। लिखिए बच्चों तीसरा पॉइंट, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर action reaction pair exists, action reaction pair exists irrespective of rest or motion. Action reaction pair exists irrespective of rest और motion। चौथा पॉइंट लिखिए बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट, चौथा पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट for contact, action reaction pair exist for contact, for contact On या off? मैं फिर से बोल देता हूं, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट फॉर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट फॉर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों मैग्नेट, चार्जेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे ये अब मार्कर है बेटा, मार्कर को मैं रिलीज करूंगा तो ये नीचे जाएगा, है ना, लेकिन इसके और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं, जिन पे फोर्स लग रहा है वो कांटेक्ट में नहीं। जैसे मैग्नेट्स को आप कोई कांटेक्ट में नहीं, फिर भी फोर्स लगेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पे आप रस्सी बांध के इसको खींच रहे हो, है ना, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, रस्सी बांध के खींच रहे हो, तो भले ही कांटेक्ट फोर्सेस हो या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो, आपका एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा आएगा। ठीक है, जैसे यहां पे बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू बताओ, ये नॉर्मल एक्शन बच्चों, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। अगर बच्चे आप ये ब्लॉक को उठा देंगे जमीन से तो क्या नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे क्या? फिर ये वाला ग्रेविटी, ये ग्रेविटी, ये कांटेक्ट है नॉन कांटेक्ट है? नॉन कांटेक्ट है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्सेस कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगला देखिए, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरैक्शन फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। तो लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, जैसे मैंने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट लिखवा दिया आपको तो उसमें ये पॉइंट खुद ब खुद कवर हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये नॉन कांटेक्ट हो गए, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस, ये सारे के सारे कांटेक्ट हो गए। कुल मिला के बच्चों ऐसा कोई फोर्स नहीं है जिसके लिए एक्शन रिएक्शन या न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, तो वही पॉइंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों ये बात सही है क्या? ये वाला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आता है आपको? आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फिर भी बोलेंगे कि कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्शन है
एक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, उसका रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, इसलिए कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि सर मान लीजिए M1 है इधर और M2 इधर है सर, M1 पे फोर्स इधर लग रहा है, M2 पे फोर्स इधर लग रहा है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे पूछूं कि M1 पे जो लगने वाला फोर्स है वो M2 पे लगने वाले फोर्स को कैंसिल करेगा क्या, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि M1 पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, आप M1 पे देखोगे तो M1 पे तो उसका रिएक्शन नहीं लग रहा है ना, तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पूरी चीज को एक सिस्टम मान लें ऐसा, तो क्या बच्चों फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये दोनों, है ना? तो अगर आप इसको पूरा सिस्टम मान लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल को देखें तो इस पे लगने वाले एक्शन रिएक्शन, मतलब इस पे एक्शन लग रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस पे बात करेंगे तो इस पे रिएक्शन लग रहा है, एक्शन नहीं है, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इस पूरी चीज के लिए बोलूं, तो फिर एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इंडिविजुअल देखेंगे तो नहीं करते हैं, और पूरी चीज को एक साथ देख लेंगे तो फिर वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लिखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। एक्शन रिएक्शन will never cancel each other. Action reaction will never cancel each other. As they act on different objects, as they act on different objects, ठीक। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन क्लासिकल एग्जांपल है बच्चों, ये न्यूटन के थर्ड लॉ और न्यूटन के सेकंड लॉ का, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग को बताने की जरूरत तो है नहीं। मान लीजिए जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, तो आपको सबको पता है रॉकेट के नीचे बच्चों यहाँ पे फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न होके बाहर निकलता है, ठीक है। उस फ्यूल के बर्न होने से जब वो फ्यूल बाहर आता है, ठीक है, तो फ्यूल बाहर क्यों आ रहा होगा? क्योंकि उस फ्यूल पे कुछ केमिकल रिएक्शन अंदर हुई होगी, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो फ्यूल बाहर आ रहा है, ठीक है। बाहर आ रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन के साथ बाहर आ रहा होगा, तो हम ये बोलेंगे कि फ्यूल पे जो है नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा होगा F। उस फोर्स, जो फ्यूल पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बाहर आ रहा है, उसका रिएक्शन बच्चों रॉकेट पे लगेगा ऊपर की तरफ, और उस वजह से ये रॉकेट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर मैं बोलूं रॉकेट का, अगर मैं रॉकेट पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ करूं, तो कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी होगी बच्चों कि रॉकेट पे फोर्स ऊपर की तरफ F, रॉकेट का वेट नीचे की तरफ mg, ठीक है। रॉकेट पे फोर्स ऊपर की तरफ है, रॉकेट का ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, F माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए रॉकेट बेटा a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो आप इस पे लिख सकते हैं F अपथ्रस्ट, जो इस पे फ्यूल के बाहर आने की वजह से जो उस पे ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है वो F हो जाएगा। ग्रेविटी उसके मोशन को अपोज कर रहा है इसलिए माइनस mg, और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है इसलिए m इंटू a, जहां पे m रॉकेट का मास है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से कुछ रॉकेट ऊपर जाता है ना, F माइनस mg कर दिया तो बच्चों आपने नेट ऊपर की तरफ फोर्स लग दिया। जैसे मान लीजिए एक समझाने के लिए ले रहा हूं, बहुत सिंपल सी वैल्यू लेता हूं बच्चों। मान लीजिए 100 न्यूटन अपथ्रस्ट फोर्स है और mg फोर्स 80 न्यूटन नीचे है ना, तो नेट इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ऊपर 80 नीचे, तो नेट ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन आपने कैसे निकाला? ऊपर की तरफ फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को घटा दिया, वही हम लोगों ने भी किया है। और ये जो नेट ऊपर की तरफ 20 न्यूटन आया है वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, बोलिए मानते हैं? तो F माइनस mg नेट ऊपर की तरफ फोर्स हो गया, बराबर ma होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और देखिए बेटा,
थोड़ा सा एफ अपथ्रस्ट की बात कर लेते हैं कि एफ अपथ्रस्ट कितना होगा। तो बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, है ना, वो कहता है कि जो एफ जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। मान लीजिए बच्चों यहां से जो फ्यूल बाहर आ रहा है उसकी स्पीड v है, विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट उसकी स्पीड v है, तो इसको मैं बेटा v रिलेटिव लिख देता हूं। ध्यान रखिएगा ये जो v टर्म है ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में है, मतलब कोई ऑब्जर्वर रॉकेट से देख रहा है तो उसको किस स्पीड से गैसेस नीचे आती हुई दिख रही हैं, v रिलेटिव। और बेटा ये जो रेट, जिस रेट से फ्यूल बाहर आ रहा है वो बेटा dm/dt है ना, तो जो अपथ्रस्ट होगा बेटा वो v रिलेटिव इंटू dm/dt हो जाएगा। उम्मीद रखता हूं बच्चों ये तुम लोग को क्लियर होगा, क्योंकि ये हम लोग ने पिछली क्लास में किया ना, न्यूटन के सेकंड लॉ के डिफरेंट फॉर्म पढ़ रहे थे, याद है बेटा तुम लोग को? न्यूटन के, हाँ, मास अगर वेरिएबल है तो dm/dt रहेगा, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती बच्चे, मास कांस्टेंट रहता तो m/dv/dt लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास बाहर आ रहा है तो v इंटू dm/dt। तो बेटा अगर आप एफ अपथ्रस्ट यहां पे रख देंगे तो ये बन जाएगा v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg बराबर m इंटू ए। ठीक है, कुछ सवालों में बच्चों आपको बोल देगा कि बताइए किस रेट से फ्यूल बाहर आए कि रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, एक्सेलरेट ना करे। तो बेटा अगर हम चाहते हैं कि जो आपका रॉकेट है वो एक्सेलरेट ना करे तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, तो आप ये बोल दोगे कि v रिलेटिव इंटू dm/dt ये बराबर हो जाएगा mg के। अगर आप चाहते हो कि रॉकेट एक्सेलरेट ना करे तो एफ अपथ्रस्ट जो है वो mg के बराबर होना चाहिए, यानी v रिलेटिव dm/dt बराबर mg होना चाहिए। ठीक है, यही बच्चों रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल है। मैं एक बार फिर से रिकैप दे रहा हूं अगर किसी को डाउट हो तो। कोई भी रॉकेट है बच्चों ऊपर जाता है उसमें न्यूटन के दो प्रिंसिपल, दो लॉज यूज होते हैं। पहला एक्शन रिएक्शन, तो जिस, मान लीजिए चूंकि फ्यूल नीचे से बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाता है ना, नीचे साइड से, तो उस फ्यूल के नीचे जाने की वजह से, अब फ्यूल नीचे की तरफ क्यों जाता है, कोई ना कोई फोर्स लगा के उसको नीचे पुश कर रहा होगा, तो उस फोर्स का रिएक्शन रॉकेट पे लगता है, इसलिए रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं होगा बेटा? हाँ, सेकंड लॉ से तो आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ इज ऑल अबाउट फोर्सेस, बट ये है तो न्यूटन का थर्ड लॉ ही ना। हाँ ठीक है, तो अगर अगर आप इसको एक्शन रिएक्शन से मतलब जितनी गैसेस इसके अंदर हैं, ठीक है, वो गैसेस जब नीचे निकलेंगी उनका थ्रस्ट ऊपर लगेगा, है ना, वो थ्रस्ट ही उस रॉकेट को ऊपर ले जा रहा है। तो ये हो गया, और ऊपर की तरफ एफ हो गया, नीचे की तरफ mg बराबर m है, तो f माइनस mg बराबर m लिखिएगा। जो ऊपर की तरफ f लग रहा है वो अपथ्रस्ट हो गया। ठीक है, तो f अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी? v रिलेटिव इंटू dm/dt। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो v रिलेटिव होगा वो इन गैसेस की स्पीड होगी रॉकेट के रेस्पेक्ट में, v रिलेटिव ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो v रिलेटिव इंटू dm/dt, v रिलेटिव जिस स्पीड से गैस बाहर आ रही है, dm/dt जिस रेट से गैसेस बाहर आ रही है, तो अपथ्रस्ट हो जाएगा v रिलेटिव इंटू dm/dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें बोल देता है कि जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, मतलब बेटा एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, v रिलेटिव इंटू dm/dt बराबर mg आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इस पे एक सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए। वो क्या कहते हैं, इन्होंने सेकंड लॉ से बोला ना कि अगर आप जब कंजर्वेशन ऑफ मीडियम पढ़ा रहे हैं, बुलेट वाला एग्जांपल दे रहे थे, उसमें आप ये दिखाना भूल गए थे कि कंजर्वेशन ऑफ मीडियम। अच्छा ठीक ठीक, तुम समझ गए ना, लेकिन मतलब वो क्या कहते हैं सेकंड लॉ के बाद आपने कराया है ना, तो थर्ड लॉ। इसमें स्टाइल गलत है। हाँ, नहीं बेटा, नहीं, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है? रॉकेट पे नहीं लग रहा है, ये गैसेस पे लग रहा है, जो गैसेस नीचे जा रही है ना उन पे लग रहा है, और ये जो फोर्स है वो गैस बाहर निकल, तो वो अंदर से जो है रॉकेट में फोर्स लगाती है। हाँ राइट, ये तो है ना, बिल्कुल सही है। जब गैसेस बाहर निकलेंगी तो, अभी मैं इसमें और एक आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जब गैसेस बाहर निकले, कहीं भी से आप बाहर निकलोगे ना, कोई भी चीज है, तो आप नीचे की तरफ जाओगे, तो नीचे आप ऐसे नहीं जा सकते, किसी चीज को धक्का देके नीचे जाओगे, है ना। तो जो गैसेस हैं रॉकेट को धक्का देती है और नीचे जाती है,
तो जो रॉकेट को धक्का मिल गया वो अपथ्रस्ट है, और उस अपथ्रस्ट का जो रिएक्शन मिलता है गैसेस को, उससे नीचे जाती है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, तो फिर इस पे एक सवाल करेंगे हम लोग। हो गया? बस बस 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं सवाल थोड़ा आपको ढूंढ लेता हूँ, फिर कराते हैं। लिखिए बेटा, a 600 kg rocket is set for vertical firing if, मतलब 6 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल लॉन्चिंग, ऐसा कुछ लिख लीजिए। सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, सेट फॉर वर्टिकल लॉन्चिंग इफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, if exhaust speed of gases is 1000 meter per second, if exhaust speed of gases is 1000 meter per second, right, exhaust speed of gases is 1000 meter per second, then calculate बोलिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, है ना। रॉकेट ऑफ मास 600 kg is set for vertical firing if exhaust speed of gases is 1000 meter per second, if exhaust speed of gases is 1000 meter per second, then calculate mass of gas ejected per second, then calculate mass of gas ejected per second, then calculate mass of gas ejected per second if rocket has to go up, if rocket has to go up with constant speed, if rocket has to go up with constant speed, ठीक 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 है, कितना आ रहा है? ओके, 6 kg per second। हाँ, तो बच्चों इसमें कौन सा वाला लगाएंगे रिजल्ट, ये वाला लगाएंगे या दूसरा वाला लगाएंगे? हाँ, सेकंड वाला लगाएंगे ना। तो बच्चा इसमें v रिलेटिव गिवन है 10⁻³ है ना, v रिलेटिव इंटू dm/dt। सवाल में अगर आप देखोगे तो dm/dt ही पूछा है, रेट ऑफ, है ना, किस रेट से गैसेस बाहर आ रही हैं। तो एग्जॉस्ट स्पीड मतलब v रिलेटिव, और dm/dt मतलब किस मास रेट से गैसेस बाहर आ रही हैं, dm/dt, और ये मतलब बराबर होगा mg के। तो m है हमारे पास 600 और g की वैल्यू है 10, ठीक है। तो 10 से 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, dm/dt बराबर 6। अगर 9.8 लेंगे तो फिर थोड़ा सा 6 से कम आ जाएगा, बाकी dm/dt आ जाएगा। बच्चों यूनिट क्या लिखोगे इसकी? 6 तो आ गया, यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केजी पर सेकंड होगा, है ना, सब कुछ एसआई यूनिट में, आंसर भी एसआई यूनिट होगा, मास केजी टाइम सेकंड, ठीक है। तो केजी पर सेकंड यूनिट होगी। क्लियर है? यस सर। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ
एक और करना है? हाँ करा दीजिए प्लीज। ठीक है। चलिए स्लाइड वाला हटा दो। लिखिए बच्चों, इसी में एक और सवाल। रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, रॉकेट ऑफ मास 1000 kg rocket of mass 1000 kg has to go up with 2 meter per second square. Rocket of mass 1000 kg has to go up with an acceleration of 2 meter per second square. Yeah, has to go up with 2 meter per second square. If mass of gases if mass of gases coming out per second, if mass of gases coming out per second is 20 kilogram per second, if mass of gases coming out per second is 20 kilogram per second, then find exhaust speed of gases. Then find exhaust. Then find exhaust speed of gases. Okay. ठीक ठीक। गुड। चलिए बच्चों, आ गया क्या सवाल? हो गया? देखिए तो जो ये कुछ सिचुएशन सवाल में गिवन है, ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बताओ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस, तो वी रिलेटिव हमें निकालना था। तो मान लीजिए बच्चों, इस वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, एफ अप थ्रस्ट आएगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा, एफ अप थ्रस्ट। ग्रेविटी बच्चों इसका नीचे की तरफ लगेगा, तो आप ऐसा लिख देंगे एफ अप थ्रस्ट माइनस एम जी बराबर एम ए। ठीक है, सो एफ अप थ्रस्ट हो जाएगा एम जी प्लस ए। तो m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1000 kg। g की वैल्यू बच्चों 10 है और एक्सेलरेशन हमें 2 चाहिए, तो बेटा ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ एफ एफ थ्रस्ट होता है बच्चों v रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी बेटा 20 है, ठीक है, 4 3 4 5, तो बच्चों v रिलेटिव आ जाएगा आपके पास 3/5 इंटू 10⁻³ दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का आ गया था 600 मीटर पर सेकंड? हाथ उठाइए। क्लियर। तो बच्चों ये रॉकेट प्रोपल्शन वाले सवाल आएंगे तो कर पाओगे तुम लोग? बोलो जरा।
ठीक है, बेसिक से सवाल होते हैं बच्चों। एफ अप थ्रस्ट याद रखना, एफ अप थ्रस्ट हमेशा होगा dm by dt इंटू वी रिलेटिव या dm by dt, फिर ग्रेविटी सब्ट्रैक्ट करके अगर एक्सेलरेशन हो तो बराबर ma कर देना, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो mg बराबर एफ अप थ्रस्ट होगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों हाँ हाँ लिखिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों जिन्होंने लिख लिया है फ्री बॉडी डायग्राम। जिन्होंने सवाल कर लिया है अगली हेडिंग डाल दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। किसी बच्चे को पता हो कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्या करने का तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो बच्चों आप बता सकते हो। किसी बच्चे को पता हो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ भी। सर फ्री सिस्टम तो कोई कंपोनेंट बाहर निकाल, हाँ हाँ ठीक ठीक ओके। और कोई कुछ बच्चों ऐड करना चाहेगा इनके स्टेटमेंट में? एक पॉइंट से शो करते हैं। वेरी गुड ठीक है। सर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के उसमें जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको शो करना। बहुत बढ़िया यार, सब सारे बच्चों ने एकदम बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया इसका फ्री बॉडी डायग्राम का। थोड़े बहुत कुछ चीजें हैं तो वो मैं ऐड कर देता हूं। और देखिए बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका नाम ही बच्चों आप थोड़ा सा देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट को जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है, रस्सी लगी है, रोप्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, चेन्स हैं, या ग्राउंड पे रखा है, स्लाइड जो है इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, उन सारे कंस्ट्रेंट से उसको कर लो पहले फ्री। ठीक है, बॉडी मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद हो गया, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जैसे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं थोड़ा समझाने के लिए लेता हूं। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ये थ्रेड से भी कनेक्टेड है, पुली है, और फिर ये आगे जा रहा है। ठीक है, हमारा फोकस इसी ऑब्जेक्ट पे है मान लीजिए, और इधर मैं एक मास लटका देता हूं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो जैसे मान लीजिए मुझे बॉडी नंबर 1 है, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस लिखने हैं या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जितने कंस्ट्रेंट्स हैं उसको उनसे आप उसको फ्री कर लो। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको जितने भी कंस्ट्रेंट लग रहे हैं उन सबसे मैंने इसको फ्री कर लिया, इसको डॉट से दिखा दिया। ठीक है, जब तक बच्चों हम लोग रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ते है ना, रोटेशनल मोशन से पहले वाले जितने चैप्टर हैं उसमें अगर ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हो बहुत बढ़िया बात है, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद, फिर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इस चीज पे भी डिपेंडेंसी होगी कि फोर्स कहां लग रहा है। ठीक है, तो रोटेशन जब पढ़ेंगे तो फिर पॉइंट मतलब पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर वहां पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर सर्कल है तो सर्कल बनाएंगे, क्यूबिकल है तो क्यूबिकल बनाएंगे, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल, है ना, जो भी शेप होगा उसका वैसा ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर जहां जहां फोर्स लग रहा है वहां दिखाएंगे। लेकिन रोटेशन से पहले आप अगर इसको पॉइंट मास मान के ड्रॉ कर रहे हो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे बॉडी नंबर 1 का मुझे ड्रॉ करना है तो वो सारे कंस्ट्रेंट से फ्री कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, उस पे जितने फोर्सेस लग रहे हों उन सारे फोर्सेस को लिख लीजिए। जैसे यहां पे बच्चों ग्रेविटी तो बहुत कॉमन है, ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद बच्चों नॉर्मल लगेगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि होता क्या है, उसको एग्जांपल की मदद से समझाना, और तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो मैं लिख देता हूं। बाकी मैं ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा, नॉर्मल के बारे में बताऊंगा, टेंशन के बारे में बताऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से टेंशन, तो जितने फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आप करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, रोटेशनल मोशन का, ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम, कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना हो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो, कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, उसका पहला स्टेप बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम यानी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को सही से ड्रॉ करा तो लगभग मान लीजिए 50 से 60% सवाल वहीं हल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपके दिमाग में खुद ब खुद थॉट्स आने लगेंगे कि आगे सवाल को कैसे हल करना है। फिजिक्स का कोई भी सवाल है बच्चों, अगर आप उसका सवाल पढ़ के उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्व हो जाता है। हालांकि नीट में चूंकि हमें जल्दी सवाल करना पड़ता है, समय बहुत कम रहता है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप डायग्राम बिना ड्रॉ किए भी बच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस बच्चों अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सिचुएशन थोड़ा जल्दी दिख जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। स्पेशली जो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको मुश्किल लगते हैं उनमें सिचुएशन
या डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट को फ्री करना है सारे कंस्ट्रेंट से, पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, फिर उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम में केवल वही फोर्सेस इंक्लूड किए जाएंगे जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो फोर्सेस लगा रहा है उनको फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया है? फिर से बोल रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, जैसे देखो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, टेंशन ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जितने फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वही काउंट किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है उसने ऐसा नॉर्मल लगाया होगा, तो ऑब्जेक्ट भी इस इंक्लाइन प्लेन में इस तरह से नॉर्मल लगाएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो ये कौन सा है, ये कौन सा पेयर कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला? एक्शन रिएक्शन, है ना। अब बच्चों अगर अर्थ इस पे नीचे की तरफ mg लगा रही है तो इसका रिएक्शन फोर्स अर्थ पे भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ mg। लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, चलिए मैं इसमें एक दो पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम में, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए बच्चों पहला पॉइंट, these are following steps, these are following steps for, these are following steps for drawing FBD, these are following steps for drawing FBD। Point number 1, free object from all constraints। Point number 1, free objects from all constraints। Free object from all constraints। Constraints, कंस्ट्रेंट मतलब बच्चों जैसे कहीं रोप से कनेक्टेड है, कहीं पे रखा हुआ है, उन सब चीजों से अलग हटा के ड्रॉ कर लीजिए कंस्ट्रेंट्स। फ्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंट इट एज डॉट, रिप्रेजेंट इट एज डॉट, रिप्रेजेंट इट एज अ डॉट। रिप्रेजेंट इट एज डॉट। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, अप्लाई अप्लाई all forces, apply all forces represent it as a dot। सेकेंड पॉइंट है represent it as a dot। थर्ड पॉइंट, apply all forces, apply all forces acting on it, apply all forces acting on it। apply all forces acting on it। ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों,
ब्रैकेट में लिखिए नॉट फोर्सेस अप्लाइड बाय इट। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम में आपको वही फोर्सेस डिनोट करते हैं जो ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो, जो ऑब्जेक्ट लगा रही है उन फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करना है। नॉट फोर्सेस, नॉट फोर्सेस अप्लाइड बाय इट, नॉट फोर्सेस, नॉट फोर्सेस अप्लाइड बाय इट। तो बच्चों आपको फ्री बॉडी डायग्राम में वही फोर्सेस इंक्लूड करने हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो, ना कि वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगा रही हो। ठीक है, बच्चों एक सिंपल सा केस है ये। तो पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला, फिर इस ऑब्जेक्ट की एफबीटी ड्रॉ कर लीजिए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की। ठीक, ऑब्जेक्ट नंबर 1 की हो गई बच्चों, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 की कर लीजिए। बच्चों ऑब्जेक्ट नंबर 2 की कुछ इस तरह से आएगी। ऑब्जेक्ट नंबर 2 पॉइंट, ग्रेविटी, टेंशन। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों की टेंशन ऊपर ही क्यों आ रहा है सर, टेंशन नीचे क्यों नहीं आ सकता, तो मैं इस पे अभी टेंशन जब आपको समझाऊंगा उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी जितने टाइप के फोर्सेस होंगे ना, ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, उन पे इंडिविजुअल एक एक करके डिस्कशन करेंगे और उन पे किस तरह के सवाल बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों फ्री बॉडी, हाँ तो ये mg है क्या? जी जी, ये एमजी है, ये टेंशन। एक सेकंड, एक एक करके बोलिए। पहला वाला हो गया आपका, जो बॉडी है उस पे mg है। बिल्कुल बॉडी पे एमजी है ना, नीचे की तरफ। दूसरे डायग्राम में बॉडी पे ही एमजी है नीचे की तरफ। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक, चलिए अब बच्चों जितने टाइप के फोर्सेस हैं, जैसे नॉर्मल, टेंशन, एमजी, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों कि क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर जिन पे एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और सबसे रिलेटेड क्या क्या सवाल आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। एक आध पॉइंट बहुत नॉर्मल नॉर्मल डिस्कशन होता है लेकिन करना जरूरी है। दूसरा नॉर्मल डिस्कशन है बच्चों नॉर्मल के बारे में, है ना। दूसरा फोर्स जिसके बारे में पढ़ेंगे वो नॉर्मल है। तीसरा फोर्स जिसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों वो टेंशन है। ठीक है, टेंशन क्यों आता है, कैसे आता है, किस किस सिचुएशन में आता है वो देखेंगे। और लास्ट में बच्चों पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब ये सारे फोर्सेस पढ़ लेंगे तो कहोगे तो कुछ, तो पहले जैसे बच्चों ग्रेविटी और नॉर्मल है, तो पहले कुछ सवाल नॉर्मल और ग्रेविटी के आएंगे। फिर टेंशन पढ़ लेंगे तो नॉर्मल, ग्रेविटी, टेंशन तीनों के आएंगे। फिर बहुत जब एकदम लास्ट में सब पढ़ लेंगे तो कुछ एक आध सवाल मैं आपको करा लूंगा जिसमें सारे ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन सारे होंगे। खैर, तो इतने सारे फोर्सेस करने बच्चों, सबसे पहले डाल दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बेसिक बेसिक बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स कई बार इसको वेट भी बोलते हैं, WEIGHT, वेट। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से। इसकी वैल्यू हमेशा होगी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी हमेशा इसको M इंटू जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बच्चों कोई भी सिचुएशन हो जाए, है ना, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, अपवर्ड कोई प्लेन है उस पे रखा, कहीं पे भी रखा हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा है। अगर ग्रेविटी आपको दिखानी है
तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आप हमेशा इसको डाउनवर्ड ही दिखाइएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ केसेस आपके सामने ड्रॉ कर दूं, अगर ऐसा रखा है ऑब्जेक्ट तब भी mg नीचे की तरफ, बेटा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तब भी mg नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तब भी mg नीचे की तरफ, बेटा आप अगर ऊपर ऑब्जेक्ट रख दो होल्ड कर रहा हो तब भी mg नीचे की तरफ। तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों की कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। नो मैटर व्हाट इज द अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट हो, इंक्लाइन प्लेन हो, फ्लैट प्लेन हो, इंक्लाइन प्लेन हो, ऊपर कोई सरफेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। हो गया बच्चों? अगली हेडिंग डालिए, नॉर्मल रिएक्शन। अगली हेडिंग डालिए, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन समझेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। पहली चीज, नॉर्मल रिएक्शन क्यों आता है और नॉर्मल रिएक्शन को शो कैसे करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जितना पहले आपको आता था बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए, जिनको आता है वो भी ध्यान सुनिए, रिवीजन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन तब आपको देखने को मिलेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस या एक सरफेस दूसरे सरफेस को चैलेंज कर रही हो, या एक सरफेस दूसरे सरफेस को दबा रही हो, या एक सरफेस दूसरे सरफेस के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रही हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं बच्चों। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ग्राउंड है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए इसका मास m है, ठीक है, तो अर्थ इसको नीचे खींचना चाह रही है ना, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे खींचना चाहती है, ठीक है। अगर बेटा ये टेबल, मान लो ये टेबल पे रखा हुआ है, अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना चाहती, अगर ये टेबल की सरफेस हटा दे तो क्या बच्चों ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा? बोलो यस और नो। टेबल की सरफेस है, नीचे अर्थ है, अर्थ खींच रही इसको mg से नीचे, ठीक है। अगर हम टेबल की सरफेस हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, क्लियर है, mg फोर्स लग रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक तरह से देखो बच्चों, ये जो mg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इस mg फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है, और ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहां पर ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले टेबल को प्रेस कर रहा है, ठीक है, नीचे टेबल को प्रेस कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि टेबल की सरफेस चैलेंज हो रही है, ठीक है, टेबल सरफेस प्रेस कर रहा है, तो अपनी सरफेस को मेंटेन करने के लिए टेबल इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो जो इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, ये नॉर्मल, ये कौन लगाता है बच्चों? मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा है ये कौन लगा रहा है, अर्थ या टेबल? अच्छा मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये थोड़ा सा ना मैं इसको टेबल पे रख देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो कि ग्राउंड पे रखा है क्या है। कुछ इस तरह की टेबल है बच्चों, और ये टेबल फिर अर्थ पे रखी हुई है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो मैं कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा आपसे, ये mg कौन लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, अर्थ या टेबल? अर्थ लगा रही है, ठीक है। इस mg की वजह से बच्चों ये क्या, जो ब्लॉक का ये जो नीचे वाला सरफेस है वो नीचे आना चाहता है, ठीक है, पर ये टेबल की सरफेस है वो उसको नीचे नहीं आने दे सकती, क्योंकि अगर टेबल की सरफेस हटा दोगे तब वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस टेबल की सरफेस को प्रेस कर रहा है लगातार। तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने आप को फ्लैट रखने के लिए टेबल क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो नॉर्मल लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, अर्थ या टेबल? टेबल लगा रहा है, सही है। और इसका रिएक्शन जो लगेगा, ये जो टेबल ने ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगाया है, इसका रिएक्शन किस पे लगेगा?
टेबल पे लगेगा नीचे की तरफ, मानते हो बेटा ये बात? ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्या ये दोनों? ये दोनों ये दोनों ये दोनों? ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों तभी आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को चैलेंज कर रही है, उसके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रही हो। जैसे ये ब्लॉक इस टेबल की सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए टेबल उस पे ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। अब इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं ये भी आप समझिए बच्चों। इसको नॉर्मल इसलिए बोला जाता है, एक्चुअली मैथ का टर्म है बच्चों नॉर्मल, है ना? वेरी गुड, एब्सोल्युटली। इसको नॉर्मल इसलिए बोला जाता है बच्चों, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, और कॉन्टैक्ट सरफेस बच्चों ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल, जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस होगी ना, जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, ये जो मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया डैश मार्क करके, ये कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है। इस पोर्शन पे टेबल भी कॉन्टैक्ट पे है और ऊपर वाला ब्लॉक, तो ये जो पोर्शन है कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो दोनों पे नॉर्मल, मतलब ब्लॉक पे नॉर्मल और जो टेबल पे नॉर्मल लग रहा होगा, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे बेटा कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस से। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हाँ बोलिए। बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग अभी इस पे इंटरेस्टेड है ब्लॉक पे, तो यहाँ पे इस यहाँ पे क्या हो रहा होगा, टेबल पे क्या हो रहा होगा, उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज बात आपकी सही है कि अर्थ भी टेबल पे नॉर्मल लगाएगी, एब्सोल्युटली। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई हैं कि नॉर्मल क्यों आता है, पहली चीज, और नॉर्मल आपको अप्लाई कैसे करना है। नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। क्लियर है क्या सबको? अब यहां पे मैं आपको अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ ऐसी सरफेस ले लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी सरफेस ले लेता हूं, इधर एक ब्लॉक रख देता हूं और इधर एक ब्लॉक रख देता हूं। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, मुझे बताओ ब्लॉक 1 पे नॉर्मल किधर लगेगा? दो तीन आपको मैं डायरेक्शन शो कर देता हूं, आप बता देना कौन सा वाला सही होगा। 1, ये वाला सही है बच्चों, ये गलत है नॉर्मल पहले वाले पे? सही है पक्का? ठीक है, तो ये चूंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस बच्चों ये है, ये वाला जो पोर्शन है, चूंकि ये अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, देखिए अब इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर बच्चों मान लीजिए यहां पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, तो इनका कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस सरफेस तो नहीं होगा। अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना बेटा यहां पे, है ना? तो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस अगर ना हो, कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट हो, तो फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल को एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है। जैसे यहां पे तो पॉइंट कॉमन एक पॉइंट ही होगा अगर स्फेरिकल है तो। अब हमें तो सर ने बताया कि कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है, यहां पे तो केवल एक पॉइंट ही कॉन्टैक्ट में है, तो घबराना नहीं है, जो भी एक्सटेंडेड सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाना है। बोलिए सही है? दूसरे वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या बच्चों ऐसी होगी? बोलिए। ठीक है, ये मान लीजिए मैं N2 बोल देता हूं और इसको मान लीजिए मैं N1 बोल देता हूं। अब इन दोनों नॉर्मल के बच्चों रिएक्शन क्या इस ब्लॉक इस पे लगेंगे, ट्रायंगुलर ब्लॉक पे लगेंगे, और उनकी डायरेक्शन क्या बच्चों, इस तरह से N1 हो जाएगा और इस तरह से N2 हो जाएगा। बोलिए सही है? अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, आप चाहो तो मैं एकदम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही ड्रॉ कर देता हूं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस तरह से N2 लगेगा नीचे की तरफ, यहां पे N2 लगेगा इस तरह से नीचे की तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और N1 इस तरह से लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सबको? ठीक है, बिल्कुल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर से जाएगा, एब्सोल्युटली। नॉर्मल बच्चों हमेशा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर से जाएगा, और ये जो आपने वैसे सेंटर से जाने का आप लोग को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रोटेशन में हम लोग को जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं नॉर्मल सेंटर से जाएगा। ऐसे ब्लॉक रखा है तो इसका भी सेंटर से जाएगा, ठीक है, लेकिन जब रोटेशन पढ़ेंगे तो फिर नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो वो रोटेशन पे जब आएंगे तब होगा। फिलहाल आप हाँ बोल सकते हो कि दोनों के नॉर्मल्स एकदम सेंटर से जाएंगे, इस वाले ब्लॉक का भी सेंटर से जाएगा और ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका भी सेंटर से जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूं आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल इस पे करेंगे। बोलिए। आएंगे आएंगे उस पे आ रहे हैं, आएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। लिखिए। तो हाँ
ये जो नॉर्मल है ये टेबल पे लग रहा है, और ये वाला जो नॉर्मल है ये ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे तो ये दोनों, जैसे ब्लॉक के एफबीडी ड्रॉ करेंगे, अगर मैं इस वाले केस में ब्लॉक के एफबीडी ड्रॉ करूं तो मैं केवल mg लिखाऊंगा और ऊपर की तरफ वाला नॉर्मल दिखाऊंगा, ठीक है। जब टेबल के एफडी ड्रॉ करेंगे, टेबल के एफबीडी ड्रॉ करेंगे, तो फिर टेबल का mg, टेबल पे लगने वाले नॉर्मल्स, ठीक है। अभी तो ये केवल ब्लॉक पे लगने वाले mg और ऊपर वाला नॉर्मल, ठीक है। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन comes into play, normal reaction comes into play when one surface tries to press another. Normal reaction comes into play when one surface tries to press another. Second point, normal reaction एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट वापस रिपीट करो। normal reaction comes into play when one surface presses another, when one surface presses another. दूसरा पॉइंट, नॉर्मल always acts perpendicular to contact surfaces. Normal always acts perpendicular to contact surfaces. अगला पॉइंट, if there is point of contact, if there is point of contact, मतलब कहने के बच्चों सरफेस ऑफ कांटेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। if there is point of contact, if there is point of contact, then normal acts perpendicular to contact surface. Then normal acts perpendicular to contact surface. बच्चों मैंने एक सेकंड, ये लास्ट वाला पॉइंट बोलिए थोड़ा सा, मैं शायद एक पॉइंट मिस किया हूं इसमें, तो बोलेगा क्या एक? हाँ 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 हाँ, परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू या एक्सटेंडेड वर्ड उसमें लिख लीजिए, परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड, हाँ परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे बच्चों यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट नहीं है, तो जो एक्सटेंडेड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये एक्सटेंडेड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो जो भी एक्सटेंडेड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगेगा।
ये दोनों डायग्राम बच्चों आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है, नॉर्मल्स दिखाने हैं। हो गया? ठीक, हाँ लिखिए। भी बनाना है। हाँ हाँ, थर्ड ही बनाना है, पहला, ये दूसरा, और ये मैंने अभी बच्चों एक डायग्राम ड्रॉ किया थर्ड वाला। इस ऑब्जेक्ट का मास आप मान लो m है, और ये कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस लिखिए। तो अभी तक मैंने आपको दो ही बताए, ग्रेविटी और नॉर्मल, तो ग्रेविटी और नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं ड्रॉ करूंगा तो फिर एफबीडी बनाना है कुल मिला के आपको। इसकी एफबीडी बनाना है, जो ब्लॉक रखा हुआ है स्फीयर, इसकी एफबीडी बनाना है। एम मास का स्फीयर रखा हुआ है वी शेप के प्लेटफॉर्म पे। हाँ, हो गया? ठीक, ठीक, चलिए बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैच करिएगा। तो बोलिए। ऐसा है कि मास उतना कम ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो और भी सारी चीजों में डिपेंड करता है, बट हाँ, अगर ज्यादा मास रखेंगे तो ज्यादा नॉर्मल लगेगा, सही। खैर बच्चों यहाँ पे देखिए, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे की तरफ, ठीक है, और जो इधर बच्चों लेफ्ट वाली सरफेस है, उसकी वजह से जो नॉर्मल लगेगा वो एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह से नॉर्मल लगेगा। जो लेफ्ट वाली सरफेस है, लेफ्ट वाला प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से नॉर्मल कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से नॉर्मल देखिए कुछ इस तरह से हो गया, लेफ्ट वाली सरफेस का नॉर्मल NL लिख देता हूं। जो राइट वाली सरफेस का नॉर्मल है बच्चों, राइट वाली सरफेस का नॉर्मल कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, मैं इसको NR लिख देता हूं। तो अगर इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो NR ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेंगे। कितने लोग बच्चों का सही था फ्री बॉडी डायग्राम? स्फीयर का हाथ उठाओ, सारे फोर्सेस इंक्लूड किए थे, गुड। एक क्लास बच्चों नॉर्मल का एफबीडी बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों एक ऐसा, डन है? ठीक, अगला देखिए बच्चों, एक लास्ट सवाल है इस पे नॉर्मल का, जो आपका, अगर आप इसको सही से ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल की एफबीडी बनाने में कभी गड़बड़ नहीं होगी। ध्यान से थोड़ा देखिएगा बच्चों, एक वॉल है और एक फ्लोर है, वॉल और फ्लोर के बीच में एक लैडर रख दिए, ये वॉल है और ये फ्लोर है, ठीक है, वॉल और फ्लोर के बीच में लैडर रख दी है। तो बच्चों दो जगह नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल हमेशा उन्हीं पॉइंट्स पे एक्ट करता है जहां पे कांटेक्ट होता है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बच्चों, दोनों पॉइंट्स पे वॉल और फ्लोर नॉर्मल कैसे लगा रहे होंगे बच्चों, एक बार बताइए जरा, जल्दी से अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए विद इन अ सेकेंड, फिर मैं, ठीक है, मैं पहले वाले के लिए बच्चों मैं सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। नॉर्मल कैसे लगेगा बच्चों? 1 2 3। सेकेंड सही है क्या बच्चों? ठीक है, दूसरे वाले के लिए 1 2 3। कौन सा बच्चों? 1 2 3 बोलो। 1, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, ये आप दोनों का सही है, जिन्होंने ये बताया 2 और ये बताया 1 एकदम सही है, ऐसा लगेगा नॉर्मल सेकंड वाले पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा लगेगा, और पहले वाले पॉइंट पे ऐसा लगेगा, ठीक है। हल्का सा चेंज कर रहा हूं,
आप लोग बताना आपके आंसर में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। इस केस में बच्चों मैंने जो लैडर रखी है वो कुछ इस तरह से रखी है, ठीक है। तो जो फ्लोर है बच्चों वो एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, फ्लोर एक्सटेंड कर रहा है और वॉल यहीं तक है, ठीक है। फिर से हम लोग वॉल वाले नॉर्मल की बात कर रहे हैं। मैं 3 आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अब बताना कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है। चलो बच्चों, 1 2 3, सेकंड या थर्ड? ठीक, ठीक है। मुझे ये बता दो, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने क्या बताया है कि परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड सरफेस लगेगा बेटा। तो इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक्सटेंडेड सरफेस क्या वॉल है या लैडर है? तो लैडर एक्सटेंडेड सरफेस है, तो एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर तो क्या ये लगेगा बेटा? तो ये दोनों तुम्हारे गलत हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोर के लिए देखो जरा, फ्लोर के लिए पॉइंट 1 मान लो पहला वाला, और फ्लोर बच्चों एक्सटेंडेड है, ठीक है। फ्लोर एक्सटेंडेड मैं बता दे रहा हूं क्योंकि डायग्राम में नहीं दिख रहा है। फर्स्ट या सेकंड? तो इस फ्लोर वाले केस में दोनों की जगह बच्चों फर्स्ट होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, लेकिन फ्लोर एक्सटेंडेड सरफेस है इसलिए फ्लोर के परपेंडिकुलर लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन तब आएगा जब एक सरफेस दूसरे को प्रेस करने की कोशिश कर रही हो, पहला पॉइंट। दूसरा, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर कांटेक्ट सरफेस नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जो भी एक्सटेंडेड सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर लगेगा। याद रहेंगे छोटे छोटे पॉइंट। चलिए अगली हेडिंग डालिए, लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम्स। लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम्स, लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बच्चों ये सवाल बहुत कॉमन है, आपको बहुत जगह दिख जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। स्पेशली मेडिकल वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के सवाल बन सकते हैं और कैसे कैसे आपको डील करना है। लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम्स। बच्चों इन सवालों में देखिए मेनली स्टेटमेंट ऐसा होता है, 3 सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन की बच्चों जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, और बाकी के 2 केस हैं बच्चों जो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो, ठीक है। अब तो पहला केस है बच्चों जो कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी सबसे आसान है ना। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों ऊपर जा रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही हो, दोनों के लिए सॉल्यूशन सेम आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अब बच्चों आपने यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रख दिया है और आपसे अब पूछा गया है सवाल में, है ना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक का मास m है, ठीक है, उस ब्लॉक का मास m है। जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही हो, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द लिफ्ट ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चों इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम में हर बार आपसे नॉर्मल ही पूछेगा पहली चीज, या फिर वेट पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों बताता हूं आपको, नॉर्मल या वेट, और कैसे दोनों में निकालना है, दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों अगर यहां पे पूछा जाए कि नॉर्मल अप्लाइड बाय द लिफ्ट, तो बेटा आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मास m है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पॉइंट से डिनोट कर देता हूं बच्चों, इसका mg किधर एक्ट करेगा इस ब्लॉक पे, जल्दी जल्दी बोलना होगा, नीचे की तरफ। कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों इसमें? इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगाएगी लिफ्ट वो किधर लगेगा? ऊपर के साइड, क्लियर है ना आपको? ठीक है। अब चूंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कोई बच्चों बातें नहीं करिए बेटा, कोई बच्चों ग्राउंड से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो ये बच्चों ये मास एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ। तो बच्चों चूंकि लिफ्ट नहीं एक्सेलरेट कर रही है, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 0 ही होगा, मानते हो बेटा?
अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेट नहीं कर रही, इसका मतलब नॉर्मल और mg दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल ज्यादा होता तो क्या बेटा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाता, ग्रेविटी ज्यादा होती तो क्या बच्चों नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता, बोलिए। क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, सही है। हाँ बच्चों, इसमें देखिए कोई फर्क पड़ा क्या कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। द मोमेंट यू सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको तुरंत समझ जाना है कि जो भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लग रहा होगा वो उसका वेट ही mg के बराबर होगा। मेरी क्लियर है बात बच्चों आप सभी को? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, लिखिए नहीं अभी, मेरी बात सुनते रहिए पहले। अब इसी टाइप के सवालों में, कुछ सवालों में तो आपसे सीधे नॉर्मल पूछ देंगे तो आप ये लिख देंगे, कुछ सवालों में बच्चों आपसे पूछ देगा कि अगर यहां पे एक वेइंग मशीन लगी हो, उस पे ब्लॉक रखा हो, ठीक है, कि यहां पे मान लीजिए लिफ्ट के बेस पे यहां पे वेइंग मशीन है और उस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताइए फिर उस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही हो। तो देखिए बच्चों, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल के ही बराबर होती है, नॉर्मल जो होगा वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? तो जो भी नॉर्मल की वैल्यू होगी वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, ठीक है। तो घबरा नहीं जाना कि अगर वेइंग मशीन लिखा है नॉर्मल के लिए है तो जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वही वेइंग मशीन की वैल्यू होगी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है वो नॉर्मल रीड करती है, वेइंग मशीन को यह पता चलता है कि उस पे जो इंसान खड़ा है वो इंसान उसको किस वेट से पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो जो इंसान उसको जिस वेट से नीचे की तरफ पुश करेगी वही तो उसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल ही वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, ये ध्यान रखना। खैर बच्चों, एक साथ मैं समझा देता हूं फिर आप लोग आराम से लिखिएगा। अब इसका अगला केस मान लेते हैं बच्चों कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही है लिफ्ट, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। मान लीजिए बच्चों लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है कुछ ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। आपने लिफ्ट के अंदर बच्चों ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लिफ्ट के अंदर बच्चों आपने ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाऊं बेटा, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बच्चों कोई ग्राउंड पे इंसान खड़ा है तो उसको ग्राउंड से खड़े होकर क्या दिखेगा कि ये m ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा बच्चों, यस और नो? अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के लिए? सबको समझ में आती है बात? तो नॉर्मल ज्यादा है, और बच्चों नॉर्मल का अपोज कौन कर रहा है? mg। तो नॉर्मल चूंकि ज्यादा है उसमें से mg घटा देंगे तो बच्चों क्या नेट अपवर्ड फोर्स आ जाएगा, और यही नेट अपवर्ड फोर्स एक्सेलरेशन ला रहा है तो बच्चों ये ma के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल माइनस mg बराबर ma लिख देंगे, बोलिए। तो नॉर्मल माइनस mg बराबर ma, और इसको अगर बच्चों में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg प्लस ma। तो बेटा m कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, g प्लस a। तो इतना नॉर्मल लगा रही होगी लिफ्ट ब्लॉक पे, बोलिए सही है। और बेटा नॉर्मल ही रीडिंग होती है किसकी, वेइंग मशीन की। तो वेइंग मशीन की जो भी रीडिंग होगी बच्चों वही नॉर्मल की वैल्यू होगी। तो सवाल में कभी आपसे वेइंग मशीन पूछ दे या नॉर्मल पूछ दे, दोनों का आंसर m टाइम g प्लस a होगा अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों, आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं। अगले सवाल में ब्लॉक है और बेटा बताइए लिफ्ट किधर एक्सेलरेट करवाने वाले हैं, नीचे की तरफ। तुम लोग सारे सवालों के जवाब तुम लोग दोगे, अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो फटाफट आंसर कर दोगे। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम, ग्रेविटी किधर ड्रॉ करना है, नॉर्मल किधर ड्रॉ करना है, कौन जीत रहा है, एक्सेलरेशन नहीं जीत रहा है, कौन जीत रहा है नॉर्मल और ग्रेविटी में, mg जीत रहा है। बेटा ये कैसे पता चला कि mg जीत रहा है, नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का नीचे की तरफ है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा mg माइनस नॉर्मल नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, mg में से नॉर्मल घटाएंगे वही नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, है ना। और क्या बेटा वो ma के बराबर होगा, ठीक है। तो mg माइनस n बराबर ma कर देंगे, यहां से जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी m टाइम्स
m टाइम्स g माइनस है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों सबको? यस सर। ठीक है, नॉर्मल की रीडिंग ही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने बार बार लिखा है, तो सवाल में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो नॉर्मल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों यहां तक? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों, तो इसमें तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, कई बार सवाल में ऊपर एक्सेलरेशन को बोल देते हैं, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन को बोल देते हैं डाउनवर्ड रिटार्डेशन। ऊपर एक्सेलरेशन को बच्चों सवाल में बोल दिया जाएगा कई बार डाउनवर्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो कई बार बच्चों ऊपर वाले एक्सेलरेशन को बोला जाएगा डाउनवर्ड रिटार्डेशन। मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। ठीक है, बोल देगा सवाल में आपको अ लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों मतलब क्या हुआ, लिफ्ट नीचे जा रही है और रिटार्ड हो रही है, इसका मतलब उस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर हो रहा होगा, नीचे जा रही है, और उस रिटार्ड हो रही है, मतलब 10 5 4 3 2 1 ऐसे ऐसे स्पीड घटती जा रही है, तो उसपे मतलब एक्सेलरेशन या फोर्स किधर लग रहा होगा बच्चों, ऊपर। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऊपर की तरफ ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें जो नॉर्मल का आंसर आएगा mg प्लस ए ही आएगा। बोलिए सही है? लेकिन सवाल में आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा वो कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नहीं, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऊपर, नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस ए आएगा। बोलिए सही है? यस सर। इस तरह के सवालों में हो सकता है कुछ सवाल में जहां पे आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाला, बोल देगा नॉर्मल जो है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहेगा तो बोलेगा लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया, इसके लिए फिर से बोल रहा हूं। देखिए, ये दोनों केसेस बच्चों क्लियर है ना, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको? हाँ, तीसरे वाले के लिए फिर से बोल रहा हूं, कुछ सवालों में आपको परेशान नहीं करना होगा तो बोल देगा लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म हो गई। कुछ सवालों में आपको बोल देगा लिफ्ट इज गोइंग अप विद रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ जा रही है बट रिटार्ड हो रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है और रिटार्ड हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ 10 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो उस केस में एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूं बताओ, जैसे इसमें लिखा है डाउनवर्ड रिटार्डेशन, हाँ, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और रिटार्डेशन। बच्चों इससे अब तुम लोग कंफर्म थोड़ा सा देखिए, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये मत मुझसे अगला सवाल बोल देना कि सर आपने बोला है डाउनवर्ड और बोल दिया रिटार्डेशन। मतलब डाउनवर्ड का मतलब डाउनवर्ड उसके मोशन की वो बता रहा है कि डाउनवर्ड जा रही है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर। अपवर्ड जा रही है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। बोलिए क्लियर है? यस सर। सवाल आएंगे बच्चों और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अपवर्ड रिटार्डेशन के लिए आंसर यही आएगा। लिख लीजिए, लिफ्ट के कुल मिला के आपके पास कितने केस बनेंगे? दो ये 4 और एक ये 5 केस बनेंगे। आंसर आपको हालांकि 3 ही याद रखने, दिमाग में 3 ही रखने हैं, बट बनेंगे इतने सारे। बिल्कुल कराएंगे, आज नहीं हो पाएगा तो कल कराएंगे, लेकिन बिना क्वेश्चन के नहीं जाएंगे। लिख लिया सबने? लिखिए। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए, वेट करूंगा मैं। बच्चों ऑनेस्टली बताइएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मैं ये लिख रहा हूं कि a बराबर 0 तो n बराबर mg, आपके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि नेट एक्सेलरेशन 0, इसलिए ऊपर और डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स बराबर होंगे। जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे
कि यार ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स हो जाएगा n माइनस एम जी, ठीक है, और वो एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ma लिखेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब डाउनवर्ड एक्सलेशन हो रहा है तो आपको ये समझ में आता है कि नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तभी तो नीचे डाउनवर्ड एक्सलेशन हो रहा है, और नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg माइनस एन, क्योंकि नीचे की तरफ mg और n ऊपर की तरफ, तो mg माइनस एन, और वो बराबर ma। तो आपको ये 3 इक्वेशन बच्चों मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है ना। Excuse me, sir. बोलिए बोलिए, नहीं हुआ सर अभी। लिखिए लिखिए। Sir, हम्म एक रिक्वेस्ट है। हम्म तो जब आप कोई भी टॉपिक करा रहे हैं दो पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं होती। बच्चे प्रॉब्लम ये है ना कि हर टॉपिक से पीवाईक्यू आया नहीं है, ठीक है, जैसे जेई मेंस है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जितने पीवाईक्यू का आपका पूल है अगले साल वहीं से सवाल आएंगे ऐसा नहीं है। तो जो टॉपिक होते हैं जिनमें पीवाईक्यूज होते हैं या तो मैं करा देता हूं या मैं बता देता हूं कि आप कर लीजिएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो भी थोड़े जैसे ये, हाँ फ्री नहीं है उसमें कोई, आपको फ्री बॉडी डायग्राम का आपको यूज हो जाएगा, है ना। जैसे ये सवाल आप कर रहे हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, बताओ कितना वेइंग मशीन रीड करेगी, ठीक है। अब इसमें एफबीटी का यूज हो गया बेटा, ठीक है। तो आप विश्वास रखिए जिन टॉपिक्स में बन पड़ता है, जिनसे मतलब सवाल मुझे मिल जाते हैं वो करा लेता हूं, जिन पे नहीं कुछ हो पाता है तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता, फिर जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं उनके सवाल हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़े और क्वेश्चन ठीक है, कोशिश करता हूं बच्चे जितने हो पाते। बाकी देखिए बहुत ज्यादा सवाल अगर हम लोग, कोशिश तो मैं करता हूं कि जितने ज्यादा सवाल हो पाए उतने कर पाए, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल करने में फिर ऐसा भी होगा कि थ्योरी भी पढ़ानी पड़ती है ना, थोड़ा समझाना भी पड़ता है। फिर मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा सवाल हम लोग ले पाए उतना ले, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ, छुट्टी हो गई, हाँ छुट्टी। एक सवाल कर लो बच्चों, बस 2 मिनट एक सवाल कर लो फिर छुट्टी है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंसेस वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब बच्चों आपके पास सारे रिजल्ट हैं, है ना। वेट लॉस का मतलब किस केस में नॉर्मल mg से कम रीड होगा, किस केस में नॉर्मल mg से कम रीड होगा। सेकंड ऑप्शन, ठीक ठीक, ओके चलिए ठीक है। मुझे बताइए तीसरे वाले ऑप्शन में क्या होगा, व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉर्मल बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों, अगर अपवर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी mg के बराबर होगा बच्चों, एक्सलेशन 0, ठीक है ना। व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बच्चों यहां पे भी mg के ही बराबर होगा, क्यों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सलेशन 0, ध्यान रखिएगा। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सलेशन, नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, तो वेट लॉस फील होगा या वेट ज्यादा होगा फील, ज्यादा होगा। और जब डाउनवर्ड जा रही होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो बच्चों, तो इस वाले केस में बच्चों कम फील होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय, थैंक यू।